हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम बात करने वाले हैं एचएससी सीईटी के ऊपर। 100 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 50 प्लस सही करके दिखाओ, अगर नहीं है तो भी आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो। ये जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, आपके जितने आने वाले एग्जाम में, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें या ग्राम शिव पटवारी, जितने भी आपके एग्जाम होने उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट होगा और विद एक्सप्लेशन, बेस्ट एक्सप्लेशन के साथ आपको टेस्ट करवाया जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास को लाइक कर दें। चलिए भी आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के लिए विरुद्ध मत प्रकट किया था? तो किस आयोग ने किया था अभी? अपना आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जय सीसा आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के लिए विरुद्ध मत प्रकट किया था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला था? विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला था? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम जैन ने विजयानंद मासिक पत्र निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसके अंदर कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? सबसे पहले ऑप्शन क्या है? हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। बिल्कुल ठीक, ये आंसर तो बिल्कुल आपका ठीक है। नेक्स्ट के अंदर क्या कहता है? 1956 के अंदर आत्माराम जैन ने अम्बाड़ा से विजयानंद मासिक पत्रिका निकाला था। अभी सेकंड क्वेश्चन किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हरिगंधा पत्रिका है आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बच गया आपका। 1980 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था। तो ये आंसर क्या है आपका? गलत है। यानी इसके अंदर कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य का, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? हरियाणा राज्य का पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा राज्य का पुराना आकाशवाणी केंद्र आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतक हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेवाड़ी जिले को कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत से प्रसिद्ध है? यानी रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग है वो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे हो जाएंगे। दिल्ली उद्योग भी, पीतल बर्तन उद्योग भी, हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री भी, यानी रेवाड़ी जिले के अंदर है। तो तीनों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरस्वती शुगर मिल किस जिले के अंदर है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। सरस्वती शुगर मिल किस जिले के अंदर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर जिले के अंदर सरस्वती शुगर मिल है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की एक प्रमुख फसल नहीं है? यानी 4 ऑप्शनों में से हरियाणा की कौन सी फसल नहीं है? तो आपको पता है हरियाणा के अंदर गेहूं भी होती है, चावल यानी कि धान भी होते हैं, मक्का भी होता है, चाय नहीं होती भी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस जिले के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, भिवानी के अंदर। और ये पूछ ले सबसे कम वन, अगर कम वन पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फतेहाबाद के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? यानी कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर के अंदर कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य कौन सी पवनों द्वारा वर्षा होती है? हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा
हरियाणा के अंदर वर्षा होती है? तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिणी पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती है। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में कौन सी मृदा को हरियाणा में घर और कांगी कहा जाता है? बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये, बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। निम्न में कौन सी मृदा को हरियाणा में घर और कागी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, गिरिपादीय मृदाएं। गिरिपादीय मृदाएं, हरियाणा में गिरिपादीय मृदाओं को घर व कांगी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ में अपना आंसर कमेंट कर दिया करो, जिससे आपका और लास्ट के अंदर अपना स्कोर बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, नित्यवाही नदी कौन सी है? नित्यवाही नदी कौन सी है यानी कि सबसे ज़्यादा बार बहने वाली, सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बटियाणा भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? बटियाणा भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? ये बटियाणा नहीं, यहाँ पे बिरडाना आना था। क्या आना था? बिरडाना आना था। और बिरडाना कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? फतेहाबाद के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? अपना आंसर कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग के अंदर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग के अंदर हरियाणा की अरावली की श्रेणियाँ हैं। अरावली की श्रेणियाँ दक्षिणी भाग के अंदर हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन सा नेता रोहतक गया? कौन सा नेता रोहतक गया स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए 15 अक्टूबर 1921 को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना, एक तो थे मदन मोहन मालवीय और दूसरे थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और मदन मोहन मालवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए 15 अक्टूबर 1921 को रोहतक गए थे। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए भी जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। कौन सी तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन सी तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जींद रियासत को छोड़कर हीरा सिंह ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्तावित पारित पर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? कहाँ की नगर पालिका थी जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, रोहतक की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उस शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। रणजीत सिंह ने शरण देने की अपेक्षा लाहौर के शासक को ही पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। ये पर्यटन स्थल हैं इस साइड आपके, और ये हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इनका मेल मिलाना है। पैराकिट किस जिले के अंदर है? समा किस जिले के अंदर है? मोर्न हिल किस जिले के अंदर है? और गोरिया किस जिले के अंदर है? जल्दी से बताओ। देखो पैराकिट है वो किसके अंदर हो जाएगा आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर। समा हो जाएगी गुड़गांव के अंदर। और मोर्न हिल्स अम्बाड़ा यानी कि पंचकुला साइड। और गोरिया हो जाएगा आपका बहादुरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया राइट? डी, 1 2 3 4। चलिए बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। यानी कि क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 1999 के अंदर। और किसने की थी?
शरद पंवार किसने की थी? शरद पंवार और ए सगमा ने किया था। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? शरद पंवार और ए सगमा ने किया था। क्यों किया था? ये इस पार्टी की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने पर आपत्ति जताई थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने का क्या कहते हैं? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रेशम के उत्पादन के लिए? तो इसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। जो रेशम का उत्पादन होगा वो सेरीकल्चर। विटीकल्चर के अंदर अंगूर, विटीकल्चर के अंदर क्या आ जाएगा आपका? अंगूर की खेती आ जाएगी। और एपीकल्चर के अंदर क्या आती है? मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर के अंदर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने खालिस्तान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। बहुत ही ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। लेकिन गुजरात के खेड़ा जिले 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए एक सत्याग्रह आयोजन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारगल क्षेत्र पर शासन किया था? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी ने काकतीय वंश की एक महिला शासिका थी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ओटो वेन गैरिक ने निर्वात पंप का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यानी क्वेश्चन नंबर 26 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अभी ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप है कहाँ पर? MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, रणथंभौर का किला कहाँ पर है? रणथंभौर का किला कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के अंदर रणथंभौर का किला है। और इस किले का संबंध पूछ ले तो किस राजा से है? चौहान वंश के राजा से। चौहान वंश के राजा से संबंध है, चौहान वंश के राजा से संबंध है। और 2013 के अंदर यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। 2013 के अंदर यूनेस्को ने विश्व घोषित कर दिया था। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। डोगरी भाषा है, यानी कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर बोली जाती है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर के अंदर। और साथ में इसके HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी डोगरी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव प्रथम को कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। और ये पूछ ले कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर है। और किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। और इसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के अंदर और भारत के 7 अजूबों की सूची में शामिल कर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, उच्च महंगाई यानी ज़्यादा महंगाई और कम वृद्धि और ज़्यादा बेरोजगारी। यानी उच्च महंगाई और उच्च बेरोजगारी, कम वृद्धि, मुद्रास्फीति जनित मंदी को परिभाषित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म, यानी 1982 के अंदर ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म
गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? 1982 के अंदर ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म है, उसके अंदर भी गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बेन किंग्सले ने 1982 के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 70% जो आबादी है वो कृषि पर ही आधारित है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, प्रिक्समा सेंचुरी। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? अगर ये पूछ ले पृथ्वी के निकटतम तारा, पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा हो जाएगा? अपना सूर्य हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और किसने की थी? महारानी, किसने की थी भी? महारानी एलिजो, महारानी एलिजो, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन सा था? पांडवों के बीच में सबसे बड़े भाई कौन थे? वैसे तो पांडव 5 थे। कितने थे पांडव? 5 थे। और इन सब में से बड़ा कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युधिष्ठिर। कौन हो जाएगा? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के बाद में कौन आते हैं, यानी सबसे पहले बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। उसके बाद में आते हैं भीम। तीसरा आता है आपका अर्जुन। और सबसे अगर छोटा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? अपना सहदेव। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो सहदेव। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? युधिष्ठिर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 37, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जीवों का उत्पादन होता है मैरीकल्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, और मधुमक्खी के अंदर बताया था आपको क्या होता है? एपीकल्चर, ठीक है। वृक्षों और झाड़ियों का बोलते हैं तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी भी, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था? किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, USSR संविधान ने। भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन है भाग किसके अंदर? 4 के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर भाग 4A के अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और अनुच्छेद पूछ ले आपसे तो 51A, ठीक है। और इसे USSR के संविधान से लिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन और किस में जोड़ा गया था? और पूछ ले 42वें संविधान संशोधन को कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1970 से संविधान के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुल्तान जौहर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? सुल्तान जौहर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के अंदर सुल्तान जौहर कप का किससे संबंध है? हॉकी से संबंध है। और इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी? तो 2011 के अंदर। और इस कप को मलेशिया ने जीता था। किसने जीता था? अभी सबसे पहले मलेशिया ने। किसने? मलेशिया ने। और 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2017 के अंदर किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? विश्व उष्मायन के लिए इनमें से कौन सा एक कारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से जो गैस निकलती है उसका विश्व उष्मायन का मेन कारक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। विश्व उष्मायन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? CO2। कौन सी गैस होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती है। और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है
वो उसमें विकिरणों को रोक लेती है और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी वाहनों से निकलने वाली गैस। चलिए बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमें पता है एशिया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं भी, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो वे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 43। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना महासागरों के अंदर जल स्तर की वृद्धि का मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनमें पृथ्वी के स्तर को कौन सुरक्षित रखता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भी, ओजोन परत, क्योंकि वायुमंडल के अंदर कितनी परतें हैं, टोटल 6 परतें हैं और समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक, यानी कि समताप मंडल से 80 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। यानी कौन सा मंडल है, ओजोन मंडल है। और इस मंडल के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस, ओजोन, यानी कि O3 ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमारी क्या है, पैराबैंगनी, जो सूरज से किरणें आती हैं पैराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर की बात कर लेता हूँ, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती, गांधी जयंती। और 26 जनवरी को क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है और 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत होता है भी। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू होता है। और 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल इसी तरह डेली आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब बारी आती है सामान्य तर्क संहिता, यानी कि रीजनिंग से। और इसकी डिटेल में बता दूं आपको, डिटेल में तो आपको इसके लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो बना देंगे, बट जल्दी जल्दी हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। आप अपना आंसर मैच कर लेना। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनना है। कौन से शब्द को, इनमें से चारों में से, यानी कि आइजोल है, अगरतला है, शिलोंग है और दार्जिलिंग है। यानी इसके अंदर अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी तीनों की तीनों क्या हैं भी, राजधानी है, मिजोरम की राजधानी शिलोंग होगी, अगरतला ये तीनों की तीनों राजधानी, और दार्जिलिंग क्या है, एक अलग है। इसी के अंदर देख लो, ये जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। CDMNUV, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो, या फिर इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैथ और रीजनिंग की आपको अलग से क्लास दे दूंगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसी के बाद में आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि इसको अलग से समझाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं अब हिंदी के ऊपर भी। किसके ऊपर, हिंदी के प्रश्नों पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जल्दी से बता दो अपना आंसर कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास दे देंगे भी, पूरा का पूरा बेटर अच्छी तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर क्या कहता है, अशुद्ध वर्तनी को अलग करना है। यानी इन चारों के अंदर से अशुद्ध वर्तनी हमें निकालनी है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्लोकन। ठीक है, पुनर्लोकन। बाकी सारे के सारे क्या हैं, शुद्ध वर्तनी है भी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस क्रमांक में अतःसत व्यंजन है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, किस क्रमांक में अतःसत व्यंजन है, किस क्रमांक के अंदर अतःसत व्यंजन है भी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह वह, जिसके उच्चारण में क्या होता है, हमारा जीभ, तालु, दांत आदि होठ का परस्पर सप्रस होता है, और लेकिन पूर्ण सप्रस नहीं होता। और ये क्रम से क्या हो जाएंगे, य, र, ल, व, ये हो जाएंगे भी, य, र, ल, व। तो
तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपना, बी हो गया। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द है वो क्रिया विशेषण है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, यानी कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। और कौन सा है, रीतिवाचक। अगर पूछ ले कौन सा क्रिया विशेषण हुआ है, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिश्रमी, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? यानी कि परिश्रमी शब्द के अंदर कौन से विशेषण का बोध होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। तो इसके अंदर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवाचक विशेषण होगा अपना। परिश्रमी शब्द के अंदर कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण की बता दूं, जिन शब्दों के अंदर संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों के, यानी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर परिश्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी, यानी कि ये शब्द हो गए आपके। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हमारे होते हैं अभी 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका कृतवाच्य, पहला हो गया कृतवाच्य। दूसरा क्या हो गया आपका? भाववाच्य, यानी कि जिससे भाव प्रकट हो। एक कृतवाच्य, एक भाववाच्य, और तीसरा हो गया आपका कर्म, कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि 4 ऑप्शन है आपके पास, इनके अंदर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। क्योंकि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए ये भी नहीं होगा, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए ये भी नहीं होगा, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अब इंग्लिश से भी, यानी कि इंग्लिश के अंदर आपका क्वेश्चन क्या है? 75, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? भी हैजर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारी की सारी स्पेलिंग क्या है? गलत हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लिश के अंदर आप मिलान कर लेना भी कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक है। यानी कि जल्दी सी, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, यानी कि विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास करने के योग्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा अपना? जिस पर विश्वास न किया जा सके, यानी कि विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके, तो वो कौन सा हो जाएगा अपना? इनक्रेडिबल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स द गवर्नमेंट खालिस्तान ऑन द इशू, यानी इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें। इसकी जगह क्या आएगा? द गवर्नमेंट खालिस्तान ऑन द इशू। यानी कि इन ऑप्शनों के अंदर से जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो कौन सा अपना राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, आर डिवाइडेड। क्या हो जाएगा अभी? आर डिवाइडेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर और सम आर द करेक्ट, यानी कुछ तो गलत हैं कुछ हैं ठीक। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द एरर, जिसके अंदर आपको एरर दिखाई दे रही है वो हमें बाहर निकालना है। यानी ए बी सी इफ द सेंटेंस इज फ्री एरर, यानी गिव योर रीजन डी इन द, यानी आंसर शीट के अंदर बताना वन ऑफ द, यानी कि या तो ऑप्शन ए या मोस्ट डेंजर डिसीज, या फिर सी के अंदर इज एड्स, या फिर नो एरर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना था? यहाँ पर आना था, यानी कि डिसीज के स्थान पर क्या आना था आपका? ई एस, यानी कि ये एक वचन नहीं है, यानी कि बहुवचन, यानी ई एस आना था यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, यानी कि विच सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? यानी कि कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो। हमेशा ही कौन सा सेंटेंस होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर क्या है? स्टेट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि इसका बताना है हमें अबो का। दे लुकड, यानी अबो की अंडरलाइन लग रही है, इसके बारे में बताना है। अबो क्या हो जाएगी हमारी? एक
एडवर्ब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भी? एक एडवर्ब हो जाएगी, यानी कि एडवर्ब हो जाएगी जिसके अंदर अब हो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से आगे आपके अब क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट के अंदर अपना आंसर कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 81, जाइलम यानी कि ऊतक होते हैं, एक तो जाइलम फ्लोएम, इस तरह ऊतक होते हैं। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम होता है वो किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम हो जाएगा अपना भी पानी। और यहीं पर अगर फ्लोएम पूछ लेता, फ्लोएम ऊतक किसके अंदर होता है? तो भोजन के अंदर। फ्लोएम किसके अंदर होता है अभी? भोजन के अंदर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दो कौन सा होगा 5 जगत वर्गीकरण का, यानी कि किसने 5 जगत के अंदर वर्गीकरण को बांटा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अपना RH विहटेकर ने। RH विहटेकर ने 5 जगत के अंदर बांटा था। वैसे वर्गीकरण यानी वर्गीकरी का पिता पूछ ले आपको कौन होगा? तो वर्गीकरी का पिता आपका हो जाएगा कैरोलस लीनियस को। किसको बोला जाता है अभी? कैरोलस लीनियस को वर्गीकर का पिता बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? ये तो पूछ रहा है अभी 5 जगत का, अगर 6 जगत की बात पूछ ले तो कैरोलस लीनियस हो जाएगा अभी। ठीक है, और 5 जगत के अंदर कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमेलिया। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83, गैलीलियो के गिरते समय शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भी? न्यूटन का फर्स्ट नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, फर्स्ट नियम, सेकंड और थर्ड, यानी 3 नियम दिए थे। न्यूटन का पहला नियम है वो क्या बताता है हमें? यदि कोई वस्तु अगर विराम व्यवस्था के अंदर है, यानी कोई वस्तु अगर विराम व्यवस्था के अंदर है तो वह क्या रहेगी? हमेशा ही रेस्ट के अंदर रहेगी, यानी विराम के अंदर ही रहेगी। ठीक है, यानी इसके अंदर ना तो कोई, यदि गतिशील है तो वो गति के अंदर रहेगी, अगर विराम है तो विराम के अंदर, यानी कि न्यूटन का क्या हो जाएगा? प्रथम नियम। और इसी को क्या बोला जाता है अभी? गैलीलियो का नियम बोला जाता है, यानी न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है? गैलीलियो का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? यानी धातु भट्टियों के तापमान के मापने के लिए किया जाता है। तो अपना आंसर कमेंट करके बताओ इनके अंदर से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, पायरोमीटर, थर्मोकपल और थर्मोस्टेट और थर्मिस्टर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ कौन सा होगा अपना राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर की बात करें, क्योंकि पायरोमीटर होता है वो किसको मापता है? अधिक उच्च ताप को। किसको? अधिक उच्च ताप को, यानी कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर को कौन मापता है? पायरोमीटर। ठीक है, और कम ताप को पूछ ले, यानी कि निम्न ताप को पूछ ले तो क्या हो जाएगा अपना? क्रायोमीटर, यानी कि क्रायोमीटर हो जाएगा निम्न ताप के लिए, और ज़्यादा ताप के लिए हो जाएगा पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, जब एक चींटी काटती है तो किस अमल का रिसाव होता है? जब एक चींटी काटती है तो किस अमल का रिसाव होता है? तो जब चींटी डंक मारती है तो भी कौन सा अमल होगा? तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अमल। कौन सा अमल निकालती है? फॉर्मिक अमल निकालती है। और यहीं पर बता दें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl किसके अंदर होता है हमारा? अमाशय के अंदर। किसके अंदर होता है? अमाशय के अंदर। और एसिटिक अम्ल होता है किसके अंदर पाया जाता है? सिरका के अंदर। एसिटिक अम्ल किसके अंदर होता है? सिरका के अंदर। और फास्फोरिक अम्ल होता है वो किसके अंदर होता है? हमारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर। किसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक करूँगा। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा होता है? फास्फोरिक एसिड किसके अंदर होगा? सिरका के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक अमाशय के अंदर, और फॉर्मिक चींटी के डंक में। आशा करूँगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार भी लाइक कर दें। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सोल का उदाहरण है? यानी कि 4 ऑप्शनों में से ठोस सोल का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पत्थर। और ये सोल होते हैं भी किसके ऊपर प्रभाव, यानी कि प्रभाव पूछ ले तो कौन सा प्रभाव हो जाएगा? टिडनल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिडनल प्रभाव। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 87, इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी एक धातु उत्तरदायी है? इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु
उत्तरदायित्व है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो कौन सा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सी धातु होगी? कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है कौन सी बीमारी के लिए भी? इटाई के लिए भी। पारे के कारण कौन सा हो जाता है? मिनी माता रोग। कौन सा? मिनी माता रोग। किसके कारण? पारे के कारण। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 88, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्पो पकिनी ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं, यहीं पर बता दें आपको, एस्प्रिन तथा रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? एंथ्रेक्स चक्कर की। रॉबर्ट कोच और एंथ्रिक्स ने किसकी खोज की थी भी? एंथ्रस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंथ्रस चक्कर की। ठीक है, और रोगाणु की खोज आपको पता चल गई फिलिप्पो पकिनी ने। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा? किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर, यानी कि ज़्यादा मान होता है, यानी कि जी का मान कहाँ पर ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि इसके अंदर बोल रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता का मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से अपना राइट आंसर बता दो, कौन सा होगा आर्द्रता के लिए? आर्द्रता मापने के लिए क्या हो जाएगा? यानी कि आर्द्रता मापने के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रमापी, यानी कि किसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता के लिए। और यहीं पर द्रव की बात कर लूँ तो वो हो जाएगा भी अपना हाइड्रो। याद रख लेना, हाइड्रो होता है द्रव के लिए यानी लिक्विड के लिए, आर्द्रता के लिए होता है आपका हाइग्रो, यानी कि आर्द्रता मापी। ठीक है, और यहीं पर बात कर लें पवन के लिए, कौन सा हो जाएगा अपना? एनीमोफिली। कौन सा हो जाएगा? एनीमोफिली। चलिए भी अब करते हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी यानी RAM, RAM का अर्थ क्या है? RAM का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है आपकी रैम और एक होती है रोम। रोम को क्या बोलते हैं? अगर रोम की फुल फॉर्म पूछ ले तो रोम की फुल फॉर्म होगी आपकी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसकी होती है? रोम की होती है। और रैम की क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हार्ड डिस्क, यानी इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर बताओ। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन। ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर क्या बोल रहा है? किसी दूसरे सिस्टम में एनथराइडीज एसेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी कोई दूसरा सिस्टम होता है उसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी हैकिंग करना। कोई दूसरा सिस्टम उसके साथ छेड़छाड़ कर ली तो यानी कि हैकिंग करना। क्वेश्चन नंबर 94, यानी कि 94, वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब पेज का प्रयोग लिखने के लिए, किसके लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? भी आपके पास ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। वेब पेज का कोड लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HTML का प्रयोग वेब पेज के लिए लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्लास अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें भी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हम कल भी हर रोज़ आपको 1 से लेकर 100 मॉक टेस्ट तक आपको प्रैक्टिस सेट तक प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी के साथ बता दें आपको मैथ और रीजनिंग की आज ही क्लास हो जाएगी आपकी। जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं इसके अंदर मैथ और रीजनिंग के, वो भी क्लास आज हो जाएगी। अगर वो भी नहीं देखी है तो वो भी देखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? अभी तक आपने आंसर देख लिया होगा, रिसाइकिल बिन का कार्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, डिलीटेड फाइल स्टोर करना। रिसाइकिल का मतलब होता है, क्योंकि रिसाइकिल कर देते हैं हम, यानी कि चाहे मोबाइल के अंदर लगा लो चाहे कंप्यूटर के अंदर लगा लो, रिसाइकिल कर लेते हैं, यानी कि जो डिलीट फाइल होती है आपकी उसको वापस स्टोर करना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट है अभी, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? क्योंकि HSC के अंदर आउटपुट और इनपुट से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। इनपुट डिवाइस
नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउस पैड हो जाएगा। बाकी सारी की सारी क्या है अभी आपकी कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर, टच पैड क्या है, सारी की सारी क्या है इनपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, CUI का फुल फॉर्म बतानी है। CUI की फुल फॉर्म क्या होगी, CUI की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, करैक्टर यूजर इंटरफेस, करैक्टर यूजर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट के अंदर अपना आंसर कमेंट करके बताओ भी कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे। 98 यानी एक डेटा वेयर हाउस, एक डाटा वेयर हाउस है खालिस्तान में से क्या है, इन चार ऑप्शनों में से एक डेटा वेयर हाउस क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें 99 क्या कहता है, 99 क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, परम कंप्यूटर। और ये परम कंप्यूटर था पुणे के अंदर, यानी कि भारत द्वारा डिज़ाइन और असेंबल किया गया था पुणे के अंदर EDAC के द्वारा। ठीक है भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। कंपाइलरों द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, सिनेटैक्स एरर, सिनेटैक्स एरर। तो आज की क्लास में इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे आपको, और मैथ और रीजनिंग की बता दें आपको, इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करते हैं भी। इसी तरह हम हर रोज़ आपको मॉक टेस्ट देते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जितने भी ये मैथ के क्वेश्चन आपके देख लो, ये सारे के सारे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा देंगे मैथ से, और रीजनिंग के जो भी हमने क्वेश्चन छोड़े हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा देंगे। चलिए भी, थैंक यू।